बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हरियाणा प्रवास का दूसरा दिन, बैठकों का दौर रहेगा जारी। बीजेपी कार्यालय में ई लाइब्रेरी का करेंगे उद्घाटन, मीडिया से भी होंगे रूबरू। अमित शाह के दौरे पर इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा का प्रहार, कहा शाह की आवभगत में जुटे प्रशासनिक अधिकारी तो दूसरी ओर प्रदेश में है कानून व्यवस्था का बुरा हाल। शोपियां में सेना के काफिले पर हुआ हमले में मेजर समेत 2 जवान शहीद, आतंकी भागने में हुए कामयाब, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। चीन पर भारत का पलटवार, कहा सीमा पर शांति के बिना नहीं होगा रिश्तों में सुधार। चीन ने 15 पेज का डोकलाम विवाद पर दिया था बयान। और मोदी सरकार का फैसला, राइट टू एजुकेशन विधेयक में होगा संशोधन, 8वीं तक बच्चों को फेल ना करने की व्यवस्था होगी खत्म। राइट टू एजुकेशन विधेयक में होगा संशोधन। नमस्कार, खबर फास्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार आकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हरियाणा प्रवास का आज दूसरा दिन है और आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। और बीजेपी कार्यालय में ई लाइब्रेरी का भी अमित शाह उद्घाटन करेंगे और इस दौरान मीडिया से भी रूबरू होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हरियाणा प्रवास का आज दूसरा दिन है। ई लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे, नेताओं से मिलेंगे, बैठकों का दौर जारी रहेगा और मीडिया से भी रूबरू होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर फास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हरियाणा प्रवास का आज दूसरा दिन है। आज भी बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा और बड़ी बात यह भी है कि लगातार पूरे भारत में 110 दिनों का उनका प्रवास है। एक के बाद एक वे हर राज्य में जा रहे हैं और आज दूसरा दिन है उनका हरियाणा दौरे का। और बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से हर राज्य में अमित शाह जा रहे हैं, ये साफ कर दिया गया है कि वे मिशन 2019 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रोहतक से प्राची हमारे साथ जुड़ी हैं। प्राची, आज दूसरा दिन है अमित शाह के हरियाणा प्रवास का, तो आज क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी, क्या कार्यक्रम रहेंगे और अमित शाह मीडिया से भी रूबरू होंगे, क्या कहेंगी प्राची? जी आकाश जी, अभी जो बैठक होनी थी जो संघ कार्यालय में शुरू हो चुकी है। संघ और कई संगठन की बैठक ये चल रही है। इसमें जो संगठन को मजबूत करने के लिए जो अमित शाह चर्चा करेंगे, इस दौरान कई जिला अध्यक्ष के पदाधिकारी और यहाँ तक कि जो प्रदेश प्रभारी है संघ के, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कई मुद्दों को लेकर जो पार्टी को और जो संगठन को यहाँ पर मजबूत करने की जो कवायद है अमित शाह की, वो यहाँ पर लगातार जारी है। कल से और आज जो दूसरा दिन है, आज जो कई सारी अहम बैठकें भी होंगी। जैसे कि आज जो सबसे अहम बैठक ये भी होगी कि मंत्रिमंडल बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट मंत्री के कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। जी, तो प्राची, बड़ी बात यह भी है कि जहां जहां कहीं भी कमजोर कड़ी अमित शाह को नजर आएगी, उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो फटकार लगाने में देरी नहीं करते हैं। जहां कहीं भी आज, जिस तरह से आपने बताया कि मंत्रिमंडल की भी वे बैठक लेंगे, तो क्या कुछ उसमें चर्चा हो सकती है? बिल्कुल आकाश जी, जैसे कि जो पहले जितने भी राज्यों में अमित शाह ने दौरा किया है, वहां पर ये जरूर सामने आया है कि कुछ ना कुछ फेरबदल किए गए मजबूती के लिए या फिर जो अपनी पैठ बढ़ाने के लिए जो पार्टी की जो कोशिश है, वो उसको लेकर काफी अहम कदम उठाए गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन बैठकों के जरिए जब ये दौरे का अंत होगा, उस दौरान कोई बड़ी उथल पुथल देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि जो ये बैठकें है वो बहुत अहम बैठकें हैं। सिर्फ संगठन के साथ ही, सिर्फ संघ के साथ अमित शाह बैठक नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष
छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ भी 1-to-1 कर रहे हैं, जो अहम भूमिका निभाते हैं संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में। जी प्राची, क्या आम जनता से भी रूबरू होंगे अमित शाह? ऐसा अभी तक कोई शेड्यूल में नहीं आया है आकाश जी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक आज शाम को जो है 7 से 8 बजे का जो टाइम आरक्षित किया गया है, उसमें ये माना जा रहा है कि आम जनता से भी रूबरू हो सकते हैं। और इससे पहले जो होगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज अमित शाह करने वाले हैं दोपहर करीब 3 बजे, जिसमें कई बड़े ऐलान, कई जो अमित शाह जो विपक्ष पर निशाना साधते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। जैसे कि कल जो अमित शाह ने बोला था कि कांग्रेस और इनेलो पर निशाना साधते हुए ये बोला था कि जो ये जो पैतृक राजनीति जो होती है उसको खत्म करने के लिए हरियाणा में बीजेपी को जनता ने सहारा माना है। और आगे भी बीजेपी की जो जनता की जितने भी उम्मीदें हैं वो उनको उस पर काम करेगी बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज हरियाणा प्रवास का दूसरा दिन है। लगातार 3 दिनों तक रोहतक में बने रहेंगे। आज दूसरा दिन है और आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। जिले के पदाधिकारियों से मिलेंगे, कोर कमेटी की बैठक की भी बात कही जा रही है, नेताओं से मिलेंगे और बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल की भी बैठक लेंगे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर इनेलो ने निशाना साधा है। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सब शाह की ही आवभगत में जुटे हुए हैं। साथ ही अरोड़ा ने एसवाईएल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमने पिछले 50 सालों से एसवाईएल के पानी के लिए लड़ाई लड़ी है और लड़ रहे हैं। अगर अमित शाह अपनी पावर इस्तेमाल करके कोई ठोस निर्णय लेकर जाएंगे तो मैं उनके दौरे को सफल मानूंगा। की पूरी सरकार उनकी देखरेख में रोहतक पहुंच गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, पुलिस बल सारा वहां पहुंचा दिया। तो हरियाणा प्रदेश को उनके आने का तभी फायदा है कि हरियाणा प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या जो केंद्र सरकार के पाले में है, एसवाईएल का पानी सर्वोच्च न्यायालय ने हमें दिया हुआ। तो हम अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आज घोषणा करके जाएं कि शीघ्र ही हम एसवाईएल को बनवाएंगे। वैसे तो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष किसी भी स्टेट में जा सकता है, कोई उसकी मनाही नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार पलक पावड़े बिछा के और सरकारी खजाने का जिस तरह से नाप शनाप दुरुपयोग कर रही है वो अति निंदनीय है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के शोपियां से, जहां पर सेना और आतंकियों में बड़ी जबरदस्त मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक मेजर सहित 2 जवान शहीद हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि सभी आतंकी भागने में कामयाब रहे हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, शोपियां में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में एक मेजर सहित 2 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि सभी आतंकी भागने में कामयाब रहे। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शोपियां में सेना और आतंकियों में बड़ी जबरदस्त मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक मेजर सहित 2 जवान शहीद हो गए हैं और सभी आतंकी भागने में कामयाब रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जावेद पैरी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे कि सभी आतंकी भागने में कामयाब हो गए हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है, फिलहाल क्या कुछ कहा गया है अगर सैन्य अधिकारियों की तरफ से कि मुठभेड़ में और कितना वक्त लग सकता है, या बड़ी बात यह भी है कि सर्च ऑपरेशन जारी है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है अधिकारियों की ओर से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, जब आज सुबह शुपियन में ये इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, जब सेना को ये सूचना मिली है कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो जब उन्होंने तलाशी अभियान जो है अपने मुहासरे में इलाके में पहले ले लिया है, तो उसके बाद जब तलाशी अभियान स्टार्ट हुआ है तो ये जब मिलिटेंट बाहर आए थे, जिस रिहायशी घर के अंदर मिलिटेंट छुपे हुए थे वो बाहर आए हैं। हालांकि उनके उनकी जो यूनिफॉर्म लगा के थी वो आर्मी के ही थे, तो आर्मी को ये भी जो वहाँ पे हमें सूत्र बता रहे हैं या वहाँ पे लोग जो है बता रहे हैं
कि आर्मी को ये पता चला कि ये भी शायद आर्मी के ही है। उन्होंने सर सर कह के पुकारा है पहले, तो जिस वजह से आर्मी को नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने वहां से फायरिंग करके आर्मी को चकमा देके भाग चुके हैं। वहां पे अभी तक ये खबर आ रही है कि एक मेजर समेत एक आर्मी के जवान जो है वो शहीद हो गए। कुल मिलाकर 2 आर्मी के जवान शहीद है और एक की हालात जो है वो गंभीर बताई जा रही है। वो आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर में उसको रेफर किया गया है। हालांकि 2 आर्मी के जवान अभी तक जो है शहीद हो चुके हैं वहां पे, तो ये नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि जो रात को इनकाउंटर हुआ था कुलगाम में, वहां पे हालांकि सेना ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है, जिसमें एक मिलिटेंट आकिब नाम से है, जो हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एक वैन को उन्होंने अटैक किया था, जिसमें 5 पुलिस के जो जवान हैं उनको मार गिराने में वो वहां से भाग चुके थे और हालांकि वो उस केस में मुलव्वस थे जो मिलिटेंट मारा गया है। जी जावेद, बड़ी बात यह भी है कि मुठभेड़ होती है और कैजुअलिटीज हमें भी झेलनी पड़ती हैं। क्या किया जाना चाहिए, क्या लगता है? आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, हालात पर आपने नजर बना रखी है, लंबा आपका अनुभव है पत्रकारिता में। क्या वजह है आखिर कि एक के बाद एक मुठभेड़ होती हैं लेकिन फिर भी कैजुअलिटीज भारतीय सेना को भी झेलनी पड़ती हैं? इस पर अगर अंकुश लगाने की बात की जाए तो क्या मानते हैं, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि कैजुअलिटी होती। हालांकि मिलिटेंटों का भी यही सोच रहते हैं कि हम कैसे खबरों में बने रहने, वो भी खबरों में बने रहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। हालांकि उनके मंसूबे यही है कि हम आर्मी को नुकसान पहुंचाए या जैसे पुलिस वालों को, यहाँ पे लोकल पुलिस जो जम्मू कश्मीर पुलिस को नुकसान पहुंचाए, तो वो भी खबरों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके मंसूबे यही होते हैं। उनका जो पाकिस्तान में बैठे जो बड़े आतंकी जो आका है, उनका यही सोच रहता है कि कब हम भी खबरों में बने रहने की कोशिश ये वो भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हालांकि पिछले कई इनकाउंटरों को अगर हम बात करें, जो आर्मी ने यहाँ पे मुस्तैदी से काम किया है अपना, तो नुकसान नहीं उठाना पड़ा एक बार फिर से। हालांकि आज जो नुकसान हुआ है आर्मी को वो धोखे से हुआ है। हालांकि उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो आर्मी की ही यूनिफॉर्म लगा के थे, उस चीज से आर्मी को आज जो है धोखा मिला है, तो आज नुकसान उठाना पड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी इस्लाम विवाद पर चीन के अड़ियल रुख पर भारत ने पलटवार किया है। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि सीमाई इलाके में शांति से ही आपसे रिश्ते मजबूत होंगे। इससे पहले चीन ने भारत को बिना शर्त डोकलाम से सेना हटाने को लेकर 15 पेज का बयान जारी किया था, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना पक्ष सामने रखा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक मुद्दे पर भारत का रुख और संबंधित तथ्य 30 जून के वक्तव्य में पेश कर दिए गए। साथ ही चीन के दस्तावेज के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन के साथ हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के सुधार में दोनों देशों के सीमाई इलाकों में अमन शांति अहम पूर्व शर्त है। गौरतलब है कि भारत ने डोकलाम में सड़क निर्माण पर भी चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने अंदेशा जताया है कि यहां सड़क निर्माण से चीन को पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की पहुंच काटने का मौका मिल सकता है। बता दें कि भारत इस इलाके को डोकला मानता है, जबकि भूटान इसे डोकलाम के नाम से मान्यता देता है। वहीं चीन का दावा है कि यह इलाका उसके दोंगलांग क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। अगर आप 5वीं से 8वीं के विद्यार्थी हैं और यह सोचकर पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे हैं कि पासिंग मार्क्स ना आने के बावजूद आपको अगली कक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला ले लिया है। कैबिनेट मीटिंग में स्कूलों में फेल नहीं करने की नीति को खत्म करने की मंजूरी मिल गई है। साथ ही अब राइट टू एजुकेशन विधेयक में संशोधन भी किया जाएगा। इस संशोधन के बाद राज्यों को अनुमति दी जाएगी कि 5वीं 8वीं क्लास की परीक्षा में असफल होने पर उन्हें रोक सकें। हालांकि छात्रों को परीक्षा के माध्यम से दूसरा मौका दिया जाएगा। दरअसल संसद में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित विधेयक में राज्यों को मार्च में 8वीं तक के छात्रों की परीक्षा कराने का अधिकार दिया गया है। इसमें फेल होने पर छात्रों को मई में परीक्षा में शामिल होने का एक आखिरी मौका दिया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत स्कूल आने वाले किसी बच्चे को फेल ना करने का प्रावधान है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निकाला ना जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो और परीक्षा के मानसिक दबाव से बच्चे मुक्त हों। अगर छात्र दोनों प्रयासों में फेल रहते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रोक लिया जाएगा। वहीं बेंगलुरु में इनकम टैक्स अधिकारियों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के एक मंत्री, एक कांग्रेसी सांसद सहित एक रिजॉर्ट पर छापा मारा।
बता दें कि जिस इगलटन रिजॉर्ट पर छापा मारा गया है वहां गुजरात कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक ठहरे हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में किसी तरह की फूट से डरकर कांग्रेस ने अपने विधायकों को इस रिजॉर्ट में रखा है। कांग्रेस ने इस एक्शन को बदले की कार्रवाई कहा है। हालांकि बीजेपी ने कहा कि अगर इगलटन रिजॉर्ट प्रबंधन ने कुछ गलत किया है तो कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं है। गौरतलब है कि कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री DK शिव कुमार के घर और उनके रिजॉर्ट पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। इस दौरान उन्होंने कनकपुरा और सदाशिव नगर में शिव कुमार के अलावा इगलटन रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों के कमरों की भी तलाशी ली। कर्नाटक में मंत्री शिव कुमार के ठिकानों पर छापे के मुद्दे पर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि छापे की टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं अरुण जेटली ने कहा कि जिस रिजॉर्ट में विधायक रुके हैं वहां छापा नहीं पड़ा। मंत्री से पूछताछ हुई। कांग्रेस के सांसदों ने वेल में आकर लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही बंद करो के नारे लगाए। साथ ही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी नेताओं पर 15 करोड़ रुपए ऑफर करने के आरोप लगाए। वेस्ट में हमारे MLAs उनका अपहरण हो रहा था, किडनैपिंग की कोशिश की गई, सारे तरीके इस्तेमाल हुए और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में वेस्ट से साउथ लिए गए और ये भय और खौफ और ये डर और अनफेयर प्रैक्टिसेस उनका पीछा वहां तक कर रहे हैं। जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं उन पे रेड करो। ये जो 15 करोड़ ऑफर कर रहे हैं उन पे रेड, उनके घर पे रेड करो। So the authorities, because they had to confront him with the recoveries, they had gone to get him to his residence so that he could be adequately questioned by the authorities outside. As of today, as of now, they have taken him to his residence and there is no tax official at the resort. No search at the resort has taken place. No search on any MLA has taken place. उत्तर प्रदेश सरकार ने गुड गवर्नेंस की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। इसी क्रम में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दी है। इस फैसले के लागू होने पर अब सभी वर्गों को विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराने पर 10 रुपए का शुल्क लगेगा, जबकि 1 वर्ष से अधिक पर 50 रुपए शुल्क देना होगा। लोगों की सेवा और सुरक्षा का दम भरने वाली पंजाब पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पंजाब के लुधियाना में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक युवक को थप्पड़ जड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब आपको पता लगेगा कि आखिर थप्पड़ इस युवक को क्यों लगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला गाड़ी के कागजों को चेक करने का है। जब युवक के पास कागज नहीं मिले तो जनाब ने वर्दी का आरोप दिखाते हुए युवक को थप्पड़ रसीद दिए। में सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं। फोन मेरा गाड़ी के अंदर पड़ा था। जब मैं फोन उठाने के लिए गया उनमें से एक दूसरा पुलिस वाला ट्रैफिक वाला, उसने सीधा मेरा फोन उठा लिया, वहां से अपने पॉकेट में रख लिया। तो मैंने जब उससे मांगने की कोशिश की, मैं फोन मांगने, तभी उसने मेरे मुंह से चांटा मारा, बहुत जोर थी। इधर करनाल के सेक्टर 7 मार्केट में एक किराने की दुकान में निर्माण कार्य के दौरान बारिश की वजह से दुकान ढह गई, जिससे एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सेक्टर 7 में मेरे पास टेलीफोन आया था कंट्रोल रूम से, भाई हुड्डा की दुकान है वहाँ पर, वो गिर गई है सेक्टर 7 मार्केट में। तब मैं भी आई थी और मेरा SHO चौकी इंचार्ज सभी आए थे। तो यहाँ के देखा तो एक दुकान जो कुछ इलीगल भी बनी हुई थी, ऊपर बनाली बता रहे हैं,
और उसमें जो मलबा हटाया क्रेन वगैरह से तो तीन आदमी निकाले गए, एक बच्चा और 2 जेंट्स निकाले गए हैं और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं फतेहाबाद के गांव जांडवाला में टीचर्स की कमी को लेकर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान स्कूल के छात्रों और ग्रामीणों ने विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द टीचर्स की भर्ती की भी मांग की। आपको बता दें कि पिछले लंबे वक्त से गांव के लोगों की ओर से टीचर्स की मांग को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उधर भिवानी में कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। किसानों को जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सहित अनेक स्थानों से विशेषज्ञ पहुंचे और उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक सलाहकार तकनीकी के माध्यम से जानकारी दी, जिसको अपनाकर किसान दोहरा लाभ कमा सकते हैं। प्रशिक्षण देते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि तकनीकी के साथ साथ उनका विश्लेषण और समीक्षा भी करते हैं कि खेती में अपनाई जाने वाली नई तकनीक कितनी कारगर है और उसका किसानों को कितना लाभ मिल रहा है। आज हमें इनवाइट किया गया कि भी आजकल मतलब एक खेतीबाड़ी में किस तरह से नई टेक्निक को अपनाकर अच्छे तकनीक से अच्छा इनकम कमाया जा सके, इसके बारे में बताया गया है। विशेष वैरायटियाँ हमें इनपुट करनी चाहिए, खेती के अंदर बोनी चाहिए, जिससे हम पूरा पैदावार मिले। हमारे भिवानी जिले में देखते हुए पानी की कमी है। कुमार आकाश के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।